गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक टॉपिक दैट इज़ फ्रिक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। तो थोड़ा सा ट्रिकी फोर्स भी है, तो हमें काफ़ी एनालिसिस भी करनी पड़ती है और इसकी सारी बेसिक्स हमें अच्छे से पता होंगी, तो हम इसके क्वेश्चंस को हैंडल करने में हमको दिक्कत नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं और एकदम फंडामेंटल से हम स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे हम न्यूमेरिकल से कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करनी है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो होती है फ्रिक्शन है क्या। तो मैं आपको एक चीज़ समझा दूं, जैसे नॉर्मल फोर्स से आप पहले ही इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, आपको नॉर्मल फोर्स के बारे में आपको आइडिया है। तो नॉर्मल फोर्स जो होता है ना, वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एक पार्ट होता है। सेम वैसे ही कॉन्टैक्ट फोर्स का एक और पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स को मिला के हम एक साथ बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल ये दो बॉडीज हैं, ठीक है, ये दो बॉडीज हैं। एक बॉडी का नाम है ए और दूसरी बॉडी है हमारी बी। इन दोनों बॉडीज का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, उस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे मैं कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये हो गई हमारी कॉमन टेंजेंट। ठीक है, अब ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, यहां पे जो बॉडी बी है वो एक कांटेक्ट फोर्स लगाएगी बॉडी ए पे। तो सपोज कांटेक्ट पॉइंट पे जो बॉडी बी ने ए पे कांटेक्ट फोर्स लगाया है, दैट इज फोर्स ड्यू टू बी ऑन ए, दैट इज एफ बी ए। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से हम जानते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सेम ऐसे ही कांटेक्ट फोर्स बॉडी ए भी लगाएगी बॉडी बी के ऊपर, जो कि डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट। तो ये मैंने दिखा दिया वो दूसरा फोर्स, दिस इज फोर्स ड्यू टू ए ऑन बी। अब ये जो कांटेक्ट पॉइंट है दोनों बॉडीज का, ए और बी का, इस पे मैं एक खींच दे रहा हूं कॉमन नॉर्मल। तो ये थी हमारी कॉमन टेंजेंट, मैं इस पे खींच दे रहा हूं एक कॉमन नॉर्मल। ये कलर थोड़ा हम कुछ और ले लेते हैं, ये विजिबल नहीं है। दिस इज कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल। तो ये जो कांटेक्ट फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो हम ऑलरेडी जो पढ़ चुके हैं, कांटेक्ट सरफेस पे जो कॉमन टेंजेंट है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है और बॉडी को पुश करता है, दैट इज नॉर्मल। तो एक इसका कंपोनेंट होगा हमारा ये, दैट इज नॉर्मल फोर्स। और दूसरा इस कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट होता है जो कि टेंजेंशियल लाइन के अलोंग लगता है, दैट कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, यही हमारा क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। और इन दोनों फोर्सेस का ही, यानी नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट ही हमारा ये कांटेक्ट फोर्स होता है। क्लियर है? तो अब अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो अब हम समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन को हमने कैसे डिफाइन किया, कि जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है बिटवीन टू बॉडीज इन कांटेक्ट, उस पे जो टेंजेंशियल लाइन के अलोंग फोर्स लगता है, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स। तो मैंने शॉर्ट में आपके लिए डेफिनेशन लिख दी है, द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स में मैंने कहा दोनों आ जाते हैं, नॉर्मल फोर्स भी आता है और कांटेक्ट फोर्स में फ्रिक्शन फोर्स भी आता है। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होता है कांटेक्ट फोर्स का, जो कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग काम कर रहा है, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स। अब यहां पे ना एक और प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हो जाती है। कैसे? जैसे दो बॉडीज कांटेक्ट में हैं, तो 3D में हमें पता है कि जैसे दो बॉडीज कांटेक्ट में है, फॉर एग्जांपल मेरा हैंड है, ये किसी बॉडी के साथ कांटेक्ट में। तो अब इसका जो कांटेक्ट पॉइंट है सरफेस पे, उस पे अब टेंजेंशियल लाइन तो सर हम कई सारी खींच सकते हैं, क्योंकि किसी सरफेस पे, 3D सरफेस पे, तो किसी पॉइंट के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं, ये हम जानते हैं। तो फिर अब इन इनफाइनाइट में से फ्रिक्शन की डायरेक्शन कौन सी होगी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है तो फोर्स में एक यूनिक और स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। तो हम इसके डायरेक्शन के ऊपर आते हैं, इसीलिए मैंने कहा ये थोड़ा सा ट्रिकी फोर्स होता है।
तो अब ये इनफाइनाइट टेंजेंशियल लाइंस जो हैं, इनमें से कौन सी एक लाइन फ्रिक्शन को किस कंडीशन में रिप्रेजेंट करेगी, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो अब हम आते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन पे। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि सरफेस के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट्स कांटेक्ट पॉइंट पे ड्रॉ की जा सकती हैं, उनमें से फ्रिक्शन की कौन सी डायरेक्शन होगी या कौन सी टेंजेंट फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो फ्रिक्शन को हम रिप्रेजेंट करने के लिए समझेंगे कि जिस तरफ दो बॉडीज में स्लाइडिंग की टेंडेंसी हो या स्लाइडिंग हो रही हो, तो स्लाइडिंग हो रही हो तो ये तो हमारे लिए बड़ा आसान सा हो जाएगा, ठीक है, स्लाइडिंग जिस तरफ हो रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में जो टेंजेंट होगी वो फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन स्लाइडिंग की टेंडेंसी भी मैं कह रहा हूं, मतलब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बॉडीज रेस्ट में हो लेकिन उनके अंदर टेंडेंसी डेवलप हो चुकी है कि स्लाइड करने की कोशिश उसके अंदर डेवलप हो चुकी है किसी भी फोर्स की वजह से। क्लियर है मेरी बात? तो ये जो डायरेक्शन से रिलेटेड हम बात कर रहे थे कि स्लाइडिंग या टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग की डायरेक्शन में फ्रिक्शन आता है, तो अब हम इस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं कि वो जो इनफाइनाइट टेंजेंट्स हैं उसमें से वो वाली टेंजेंट रिप्रेजेंट करेगी फ्रिक्शन की डायरेक्शन को जिस डायरेक्शन में या तो स्लाइडिंग की टेंडेंसी के अपोजिट वाली टेंजेंट होगी या तो जिस तरफ दो बॉडीज में कॉन्टैक्ट सरफेस पे दो बॉडीज में जिस तरफ स्लाइडिंग हो रही है उस स्लाइडिंग से अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगी। ये वो टेंजेंशियल लाइन होगी जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो स्लाइडिंग तो बड़े आराम से हमें समझ में आ रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ब्लॉक है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, इसका मास m है और ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है और हम बोल रहे हैं कि इसका अब जो कांटेक्ट पॉइंट है उस पे आप टेंजेंशियल लाइन खींचेंगे तो इस लाइन पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, तो जिधर स्लाइडिंग हो रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन काम करेगा, यानी फ्रिक्शन की डायरेक्शन यहाँ पे किस तरफ होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो स्लाइडिंग वाले केस में तो बड़े आराम से हम क्लियर कर लेंगे कि जिस तरफ मूव कर रही है बॉडी, जिस तरफ स्लाइड कर रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होता है। लेकिन ये स्लाइडिंग की टेंडेंसी वाला जो टर्म है इससे हमारा क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। ये जो टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग है इससे क्या मतलब है। जैसे अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग से क्या मतलब है। तो स्लाइडिंग टेंडेंसी मतलब अगर वहां पे फ्रिक्शन एब्सेंट होता तो हमारी बॉडी जिस तरफ को मूव कर जाती, जो कि फ्रिक्शन के होने की वजह से नहीं कर रही है, तो अगर फ्रिक्शन एब्सेंट होने पे बॉडी में जिस तरफ को स्लाइडिंग अकर हो जाए, जिस तरफ स्लाइडिंग हो जाए उससे अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन काम करता है। क्लियर है? ये होता है टेंडेंसी वाले केस में। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एक हम ले रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, जो इसका इंक्लिनेशन एंगल थीटा है और ये रहा हमारा कोई ब्लॉक जिसका मास है सपोज स्मॉल है। तो हमें पता है इस पे कौन कौन से फोर्सेस काम करेंगे। तो एक तो इस पे mg होगा वर्टिकली डाउनवर्ड अर्थ की वजह से, दूसरा इस mg का एक कंपोनेंट mg साइन थीटा काम करेगा इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग। और अगर इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रिक्शन एब्सेंट होगा तो बॉडी के अंदर स्लाइड करने की टेंडेंसी किधर है, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग आगे की तरफ। यानी यहां पे फ्रिक्शन, मान लिया ये बॉडी मूव नहीं कर रही है तो यहां पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में आया होगा, तो इस mg साइन थीटा को कोई रोकने वाला चाहिए ना, तभी तो ये बॉडी नेट में किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। अगर केवल mg साइन थीटा होता तो क्या होता, फिर तो ये आगे स्लाइड कर जाती। यानी टेंडेंसी स्लाइडिंग की आगे की ओर है तो फ्रिक्शन यहां पे किस तरफ प्रेजेंट होगा, पीछे की ओर। ऑल्दो ये बॉडी स्लाइड नहीं कर रही है यानी रुकी हुई है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि ये एक इंक्लाइंड सरफेस है, इसके ऊपर मैं कोई ऑब्जेक्ट रख देता हूं तो मुझे पता है जब ये हॉरिजॉन्टल में है इस कंडीशन में अभी इसके ऊपर कोई भी फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि mg और नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस्ड है, ये मैंने जो की रखी है ऊपर। लेकिन जैसे जैसे मैं इसमें एंगल ला दूं, यानी थीटा एंगल पे मैंने इसे इंक्लाइंड कर दिया, अब तुरंत ही mg साइन थीटा डेवलप हो गया है, यानी स्लाइडिंग की टेंडेंसी आ चुकी है चाबी के अंदर। अब अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये चाबी क्या होती है, आगे की तरफ स्लाइड कर जाती। दैट मीन्स यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है, स्लाइडिंग की टेंडेंसी से अपोजिट डायरेक्शन में।
तो स्लाइडिंग हो रही है तो स्लाइडिंग के अपोजिट है, या स्लाइडिंग की टेंडेंसी जिस तरफ है उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन हमारा काम करता है। क्लियर है? यानी मैं इसे और इंक्लाइन कर रहा हूं और अभी भी इसमें मोशन नहीं आ रही है, दैट मीन्स ये फ्रिक्शन ही है जो mg sin थीटा के बढ़ने के बाद खुद को भी एडजस्ट करता जा रहा है और बॉडी अभी भी हमारी क्या है, रेस्ट में है, मोशन में नहीं आई है। क्लियर है? अभी आगे समझेंगे कि और थीटा बढ़ाने पे क्या सिचुएशन आती है और उसको हम कैसे हैंडल करते हैं। क्लियर है? तो ये हो गई टेंडेंसी की बात। अब जैसे एक और लेते हैं हम, ये एक पेज में आपको टेंडेंसी वाली बात को और अच्छे से डिटेल में समझाने के लिए ले रहा हूं, स्लाइडिंग टेंडेंसी। ठीक है? तो स्लाइडिंग की टेंडेंसी का अपोज करता है हमारा फ्रिक्शन। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड है और ग्राउंड पे मैं ले रहा हूं फेमस इंडियन एक्टर शाहरुख खान को। ठीक है? तो ये स्टेज है, उस पर ये शाहरुख खान है, ऐसे तो नहीं दिखते हैं, काफ़ी अच्छे दिखते हैं। तो ये मैन है और ये एक सरफेस के ऊपर खड़ा है। सपोज ये वॉक करने की कोशिश करेगा, तो जैसे हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने पैरों से ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश कर रहे होते हैं और न्यूटन्स थर्ड लॉ से ग्राउंड हमें आगे की तरफ पुश करता है। तो अगर यहाँ पे ग्राउंड और हमारे पैरों के बीच में फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा, हमारे पैर स्लाइड कर जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दैट मीन्स फ्रिक्शन यहाँ पे, क्योंकि हमारे आगे वाले पैर में स्लाइड होने की टेंडेंसी किस तरफ है, पीछे की ओर, तो हमारे लेग्स पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, आगे की ओर। सेम यही सिचुएशन हमारे पीछे वाले लेग के साथ भी होगी कि जब हम चल रहे होते हैं तो क्या करते हैं, हम आगे से ग्राउंड पे पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं और अगर फ्रिक्शन एब्सेंट हुआ तो आपके पैर स्लाइड कर जाएंगे, आप पीछे ग्राउंड को पुश कर ही नहीं पाओगे, तो फिर आप आगे भी वॉक नहीं कर पाओगे। इसीलिए आइस के ऊपर अगर आप नंगे पैर चल रहे हो तो चलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। क्लियर है? तो वहाँ पे फिर क्या करते हैं, हम स्पाइक्स वाले शूज़ जिसमें कील टाइप का कुछ लगा होता है सोल के नीचे, उनका यूज़ करते हैं, स्पाइक्स वाले शूज़ का यूज़ करते हैं। ऐसे ग्राउंड्स में भी किया जाता है इसी वजह से। तो ये वाले में भी स्लाइड करने की टेंडेंसी किधर है, पीछे की ओर, तो फ्रिक्शन किधर आ जाएगा, आगे की ओर। क्लियर है? तो ये तो हो गया मैन वाला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इस बात को और अच्छे से समझने के लिए। ठीक है? जैसे सपोज ये एक बाइसिकल है, ठीक है? ये एक सरफेस पे है, तो अब जैसे ही मैं इसको पैडल करूंगा तो आप देखो पीछे वाले में हम पैडलिंग कर रहे हैं तो पीछे वाला पोर्शन जो है हमारा कनेक्टेड है यहाँ पे। तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट होगा पीछे वाले टायर का या व्हील का, इस कांटेक्ट पॉइंट पे हमारे इस टर्निंग इफेक्ट की वजह से जो हम पैडलिंग करके प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कांटेक्ट पॉइंट पे स्लाइड करने की टेंडेंसी किस तरफ है, पीछे की ओर। तो इस कांटेक्ट पॉइंट पे फ्रिक्शन किधर आ जाएगा, आगे की ओर, दैट इज Fr। तो पीछे वाले टायर पे जो कि ड्रिवन है हमारे थ्रू, उसके ऊपर फ्रिक्शन किस तरफ की ओर आ गया है, यहाँ पे आगे की ओर, क्योंकि कांटेक्ट पॉइंट स्लाइड किस तरफ करता, पीछे की ओर, क्योंकि जब पैडलिंग करोगे ना तो ये व्हील ऐसे रोटेट करेगा, तो ये वाला कांटेक्ट पॉइंट किस तरफ स्लिप करेगा, पीछे की ओर, अगर फ्रिक्शन नहीं है। तो फ्रिक्शन क्या है, स्लाइडिंग या स्लाइडिंग की टेंडेंसी के अपोजिट आता है, तो पीछे वाले व्हील के ऊपर फ्रिक्शन आगे की ओर आ गया। लेकिन व्हाट अबाउट फ्रंट वाले व्हील, फ्रंट वाले व्हील की अगर मैं बात करूं तो उस पर कोई टर्निंग वाला फोर्स हमने क्रिएट नहीं कर रखा है, वो कहीं भी कनेक्टेड नहीं है जिसको हम टर्न कर रहे हैं। तो ये वाले व्हील्स का जो कांटेक्ट पॉइंट है ये क्या करेगा, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये सीधे आगे स्लाइड करते हुए बढ़ेगा। दैट मीन्स ये स्लाइड आगे करेगा तो इस पे स्लाइडिंग के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन आएगी, दैट मीन्स Fr डैश। अब होता क्या है, यहां पे इस हमारे पर्टिकुलर सिस्टम में जो कि बाइसिकल है, इसमें नेट फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, जिस वजह से ये बाइसिकल क्या करती है, आगे की ओर मूव करती है।
तो ये जो FR फोर्स है पीछे वाले व्हील पे, फ्रिक्शन फोर्स, ये ज़्यादा होता है आगे वाले टायर पे लगने वाले, पीछे की तरफ लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स से, इसलिए नेट में ये बाइसिकल क्या करती है, आगे की ओर मूव करती है। अब इसको हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा कार्स में, कुछ कार्स होती हैं जिसमें फ्रंट वाले टायर्स इंजन से कनेक्टेड होते हैं, और कुछ ऐसी भी गाड़ियाँ आती हैं जिनको 4 व्हील ड्राइव बोलते हैं, जिसमें आगे के भी इंजन से कनेक्टेड होते हैं और पीछे के व्हील्स भी इंजन से कनेक्टेड होते हैं। तो जिसमें इंजन कनेक्टेड है, यानी ये ड्राइविंग वाली सिचुएशन है, दैट मीन्स वो जो टायर्स हैं वो स्लाइड करने की टेंडेंसी उसमें किधर है, पीछे की ओर, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे की ओर। तो ऐसी गाड़ियों में जिनमें चारों में ही इंजन कनेक्टेड है और रोटेट करने की टेंडेंसी है, उन सब की वजह से फ्रिक्शन किधर मिलेगा, आगे की ओर। तो ऐसी कार्स में क्या होगा, पिकअप हमारा बहुत तेज होगा, बहुत तेज स्पीड पकड़ सकती हैं ऐसी गाड़ियाँ। क्लियर है मेरी बात? क्योंकि उनके चारों टायर्स ही मोटर से कनेक्टेड है, तो सब पे ही फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, आगे की ओर, और नेट में व्हीकल हमारा आगे की ओर बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो ये भी एक तरीका है। दूसरा, एक और एग्जाम्पल, जैसा मैंने इंक्लाइंड प्लेन वाला लिया था, तो मैंने आपको बताया था कि टेंडेंसी से क्या मतलब है कि अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन है जिस पे m मास का ब्लॉक है, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है वो, और ये सरफेस पे रखा हुआ है, तो इस पे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग जो फोर्स लगता है mg का कंपोनेंट, दैट इज mg साइन थीटा। तो अगर यहाँ फ्रिक्शन एब्सेंट हो, कहाँ पे, इस इंक्लाइंड सरफेस पे अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होगा तो स्लाइड किधर ये करेगा, आगे की ओर स्लाइड करने लग जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे फ्रिक्शन किस तरफ को है, पीछे की ओर। तो स्लाइडिंग की टेंडेंसी से मेरा यही मतलब है कि अगर फ्रिक्शन वहां पे ना हो तो बॉडी जिस तरफ स्लाइड कर जाती फ्रिक्शन के एब्सेंट होने पे, वही डायरेक्शन हमारी कहलाएगी टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। तो फ्रिक्शन क्या करता है, अगर मैं अपनी बात को समराइज करूं, तो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज सच दैट इट अपोजेस आइदर स्लाइडिंग, यानी स्लाइड कर रहा है, तब तो क्लियरली विजिबल है हमको किस तरफ स्लाइड कर रहा है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा। और दूसरा, अगर टेंडेंसी वाली बात करें, यानी स्लाइड नहीं हो रहा है लेकिन टेंडेंसी है स्लाइड करने की, तो उसको हमने कैसे चेक किया कि वहां अगर हम फ्रिक्शन एब्सेंट मान ले तो बॉडी में किस तरफ को मोशन शुरू हो जाएगी, उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा। क्लियर है? तो अब वो जो इनफाइनाइट टेंजेंट्स वाली कहानी में हम फंस रहे थे, अब हमें क्लियर हो गया है कि उनमें से कौन सी एक पर्टिकुलर टेंजेंट फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो वो टेंजेंट रिप्रेजेंट करेगी जो किस डायरेक्शन में होगी, स्लाइडिंग के अपोजिट वाले डायरेक्शन में होगी या स्लाइडिंग के टेंडेंसी के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। क्लियर है? तो अब ये स्लाइडिंग की टेंडेंसी वाली बात को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आई होप सबको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम आते हैं फ्रिक्शन के कॉज पे। तो फ्रिक्शन क्यों डेवलप होता है, मतलब अगर हम उसको माइक्रो लेवल पे, है ना, माइक्रो लेवल पे देखें, तो जहां पे दो बॉडीज का जो कांटेक्ट सरफेस है, इसको अगर मैं जूम करूं तो मुझे क्या नजर आएगा कि ये दो सरफेसेस कुछ रफ टाइप की हैं और इनमें इस तरीके से कहीं कहीं कांटेक्ट भी हो रहा। तो दो रफ सरफेसेस है, मान लिया ऊपर वाले को मैं ए बोल दे रहा हूं और ग्राउंड वाले सरफेस को बी बोल दे रहा हूं। तो ये ए सरफेस है और ये बी सरफेस है, और जब मैंने उन्हें जूम करके देखा तो हमें क्या नजर आया कि उनकी रैंडम सरफेसेस हैं, रफनेस है उनके अंदर, इरेगुलरिटीज हैं, और वो इरेगुलरिटीज कुछ इस टाइप की होती है ना कि कुछ उसमें जाके फिटेड हो जाते हैं और कांटेक्ट पॉइंट पे, यहाँ पे जहां कांटेक्ट पॉइंट है यहाँ पे हमारा कांटेक्ट फोर्स काम करेगा इस जगह सपोज, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे हमारे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ऐसा ही हर जगह जहां पे भी बॉडी कांटेक्ट में है वहां के लिए हम ये काम कर लेते हैं, ठीक है। तो एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है ना सारे, जो ऊपर वाली बॉडी पे ए पे लग रहे हैं बी की वजह से, कांटेक्ट फोर्स वाले कंपोनेंट, कांटेक्ट फोर्स के वर्टिकल कंपोनेंट्स, ये क्या करते हैं, ऊपर वाली बॉडी के वेट को बैलेंस कर रहे होते हैं। क्लियर है? और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है ना, इन्हीं का नेट इफेक्ट हमें क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, फ्रिक्शन। क्लियर है मेरी बात? इन्हीं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का नेट इफेक्ट हमको प्रोवाइड करता है फ्रिक्शन। तो ये इंटरलॉकिंग्स क्या होती हैं, मतलब यहाँ पे रैंडम सर्फेसेज जो होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिप्रेशन वाले पॉइंट्स हैं हमारे फिंगर में, इसमें ये नीचे वाली सरफेस अगर जाके यहाँ पे फिट हो जाए तो आप देख रहे हैं एक काइंड ऑफ इंटरलॉकिंग क्रिएट हो जा रही है। अब अगर आपको इन दोनों बॉडीज को स्लाइड करना है तो आपको इस इंटरलॉकिंग को, ये जो फिटिंग हो रही है इनके बीच में, इस इंटरलॉकिंग को आपको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा।
तो इसीलिए हम क्या करते हैं ना, जब हम फ्रिक्शन के अगेंस्ट में कुछ फोर्स लगा के फाइनली बॉडीज को मूव कराते हैं तो उस समय क्या होते हैं, ये इंटरलॉकिंग्स ब्रेक हो जाती हैं। और क्योंकि इरेगुलरिटीज हैं तो आप विजुअलाइज कर सकते हो ना कि जैसे उबड़ खाबड़ जगह पे आप गाड़ी चलाते हो तो काफ़ी है ना बम्पिंग करते हुए गाड़ी चल रही होती है, तो फिर से उतनी अच्छी इंटरलॉकिंग्स नहीं बन पाती है। इसीलिए स्टार्टिंग में इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट हमें फोर्स लगाना पड़ता है वो ज़्यादा लगाना पड़ता है, लेकिन एक बार जब ये टूट गई तो वो बम्पिंग की वजह से, उस इफेक्ट की वजह से फ्रिक्शन का अमाउंट जो होता है वहाँ पे कम हो जाता है। तो अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि जब तक दो बॉडीज़ के बीच में स्लाइडिंग नहीं हो रही है, यानी टेंडेंसी तक ही बात है, वहाँ पे फ्रिक्शन को हम क्या बुलाते हैं। और जब दोनों बॉडी स्लाइड करने लगी और मैंने आपसे बोला बम्पिंग हो रही है और फिर से इंटरलॉकिंग उतनी अच्छी नहीं बन पा रही है, तो उस केस में हम फ्रिक्शन को क्या बुलाते हैं, इसकी बात अभी हम आगे करेंगे। तो जैसे यहाँ पे रफनेस की बात हो रही है, तो ये इंटरलॉकिंग का मतलब मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि दो सर्फेसेस जिसमें इरेगुलरिटीज़ हैं उनके ऐसे लॉक्स बन जा रहे हैं, एक दूसरे में फिट हो जा रहे हैं। इस फिटिंग की वजह से हमें अगर उन्हें रिलेटिवली एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लाइड करना है तो हमें काफ़ी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, तो जहाँ जहाँ पे कॉन्टैक्ट है इरेगुलरिटीज़ में, वहाँ पे कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। वर्टिकल वाला ऊपर वाली बॉडी के वेट को बैलेंस कर रहा होगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही हमें क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्लियर है मेरी बात। अब आते हैं यहाँ पे एडहेसिव अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉडीज। एडहेसिव फोर्स क्या होता है इसको भी समझ लो। जैसे हमें पता है कि दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में जो फोर्स काम करता है दैट इज नोन एज एडहेसिव फोर्स। और एडहेसिव फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। इसके बारे में और डिटेल में हम सरफेस टेंशन वाली जगह पे बात करते हैं। तो ये जो दोनों के मॉलिक्यूल्स है ना, जैसे इसके मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रेड कलर से मैंने ऊपर वाली बॉडी के मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं, जैसे मैं ए नाम दे रहा हूँ, और येलो कलर से मैं दिखा दे रहा हूँ नीचे वाली बॉडी के मॉलिक्यूल्स। होंगे बहुत सारे, मिलियंस में होंगे, मैं कुछ ही दिखा रहा हूँ। इन दोनों के बीच में आपस में अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये फ्रिक्शन डेवलप होता है। तो यहाँ पे एडहेसिव अट्रैक्टिव फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के बीच में काम कर रहा होता है ना, वो एक तरीके से एक बॉन्ड क्रिएट करता है बिटवीन टू सर्फेसेस, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन अराइज करता है। क्लियर है मेरी बात। तो फ्रिक्शन अगर माइक्रो लेवल पे मैं जाके बात करूं तो फ्रिक्शन की एक्चुअल वजह क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से फ्रिक्शन डेवलप होता है। यानी फ्रिक्शन अपने आप में कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं है। जैसा आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना, स्टार्टिंग में हम डिस्कस करते हैं 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं, जिसमें आपका ग्रेविटेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेज हैं। क्लियर है, 4 टाइप के होते हैं। तो उसमें से ये वाला किस कैटेगरी में जाता है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का फोर्स होता है, जिसमें ये जो बॉन्डिंग बन रही है दोनों सर्फेसेस के बीच में, इस बॉन्डिंग की वजह से या कोहेसिव फोर्सेस की वजह से यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स डेवलप होता है, और उस कांटेक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा फ्रिक्शन में रोल प्ले कर रहा होता है। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट अब हम आते हैं, अब जैसे ये मैंने एक सिचुएशन ली है कि एक ब्लॉक है जो एक रफ सरफेस के ऊपर रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है, और वो सरफेस कैसी है, हॉरिजॉन्टल। तो अगर इस केस में मैं बात करूं कि तुमसे पूछूं कि यहाँ पे बताओ बेटा फ्रिक्शन कितना काम कर रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना है, तो आप देखो फ्रिक्शन कब आता है, जब दो बॉडीज में स्लाइडिंग हो रही होती है या स्लाइडिंग की टेंडेंसी होती है। तो यहाँ पे फोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो एक तो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है mg नीचे की ओर, दूसरा इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, किससे, जो सरफेस लगा रहा है ऊपर की ओर। ये दोनों आपस में वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस है, बॉडी ना तो ऊपर उछल रही है और ना हम देख रहे हैं कि ग्राउंड के अंदर घुस जा रही है। दैट मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, फोर्सेस बैलेंस्ड है। व्हाट अबाउट हॉरिजॉन्टल, तो हम ये जानते हैं कि ये जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है कांटेक्ट फोर्स का, ये कांटेक्ट फोर्स का नॉर्मल कंपोनेंट नॉर्मल फोर्स कहलाता है, और जो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं बोलना चाहिए, टेंजेंशियल बोलना ज़्यादा सही है। तो जो कांटेक्ट सरफेस है इस पे टेंजेंशियली जो कंपोनेंट आता है दैट इज नोन एज फ्रिक्शन। लेकिन टेंजेंशियल डायरेक्शन में यहाँ पे कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है जो इस बॉडी के अंदर टेंडेंसी डेवलप करे किस बात की, मूव करने की। दैट मीन्स ना तो स्लाइडिंग हो रही है, रेस्ट में है दिखा है ना ही स्लाइडिंग की टेंडेंसी है इस बॉडी के अंदर। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन क्या होगा इस कंडीशन में, 0। यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन अभी काम नहीं कर रहा है। क्लियर है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि ये सरफेस है हॉरिजॉन्टल, इस पे ये कीज रख दी,
तो अभी फ्रिक्शन कितना है, 0। लेकिन जैसे ही मैं इसे इंक्लाइंड करना शुरू करूंगा, अब अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये कीज स्लाइड करने लगती। क्यों? mg sin थीटा इसके ऊपर एक्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन जब मैं ऐसे रखा था तो यहाँ पे क्या था, कोई भी ऐसा हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं था जिसकी वजह से बॉडी के अंदर स्लाइडिंग की टेंडेंसी हो। तो जब कोई टेंडेंसी नहीं होगी उस केस में हमारा फ्रिक्शन क्या होगा, 0। यानी या तो स्लाइडिंग होनी चाहिए थी या स्लाइडिंग की टेंडेंसी होनी चाहिए थी, तभी फ्रिक्शन होता है, अदरवाइज फ्रिक्शन एब्सेंट होता है वहां पे। क्लियर है? नेक्स्ट, अब ये हम एक और सिचुएशन ले रहे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक बॉडी है जो सरफेस पे रखी है और हम इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। बॉडी अभी रेस्ट में ही है, हमने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाना शुरू किया। तो जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो मैंने पहले क्या किया ना, बहुत हल्का अमाउंट में फोर्स लगाया। जैसे ये बॉडी मेरे हाथ पे रखी है, मुझे इस पे फोर्स लगाना है, तो मैंने 0.1 न्यूटन का फोर्स सपोज लगा के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखा कि क्या हो रहा है। तो मुझे मिला कि अभी भी बॉडी रेस्ट में, यानी मूव नहीं कर रही है। तो मैंने टेंडेंसी तो डेवलप कर दी है स्लाइड करने की। अगर फ्रिक्शन नहीं होता मेरे हैंड और इस मोबाइल के बीच में तो ये बॉडी स्लाइड कर जाती, लेकिन फ्रिक्शन है तो वो क्या कर रहा है, वो मेरे इस मोशन होने देने का बॉडी के अपोज कर रहा है, यानी मेरे फोर्स का अपोज कर रहा है। यानी उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स फ्रिक्शन यहाँ पे लगा रहा होगा इस बॉडी के ऊपर जितना कि मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहा हूँ। क्लियर है? जैसे जैसे मैं अपने फोर्स का अमाउंट बढ़ाऊंगा ये फ्रिक्शन भी अपनी वैल्यू क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो मैंने सपोज फोर्स बढ़ा के किया 0.2 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी बढ़ के कितना हो जाएगा, 0.2 न्यूटन। क्लियर है? तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, लेकिन फिर वही बात आती है, हर चीज की एक लिमिट है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन कहाँ तक बढ़ सकता है इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम औकात है ना, जहां तक वो जा सकता है, उसको हम आगे बुलाएंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बियॉन्ड अगर मैंने फोर्स लगाया, मान लो इस बॉडी के लिए सपोज लिमिटिंग फ्रिक्शन या जो मूव करने के लिए मुझे फोर्स चाहिए, सपोज वो है 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन से कम अगर मैं कोई भी फोर्स लगाऊंगा तो इतना ही फ्रिक्शन यहां डेवलप हो जाएगा और बॉडी मूव नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही मैं 5 न्यूटन को क्रॉस करूंगा, अब फ्रिक्शन अपने अगर लिमिट पे पहुंच चुका है तो अब उसके पास बढ़ने के लिए स्कोप नहीं है। तो अभी हम चेक करना सीखेंगे कि कब ऐसा होता है, कैसे हमें पता चलेगा कि कहाँ बॉडी स्लाइड करेगी, कहाँ नहीं स्लाइड करेगी, ये चीज़ें हमें कैसे क्लियर होंगी। तो अभी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। दूसरा, आप नीचे देखो, हाँ, तो ऊपर वाली बॉडी में फोर्स राइट की तरफ है, तो फ्रिक्शन मैंने किधर दिखाया है, बॉडी पे लेफ्ट की तरफ। क्लियर है? ये मैं ब्लॉक के लिए बात कर रहा हूँ। अगर यही सेम चीज मैं ग्राउंड के लिए कहूँ, ऑल्दो ग्राउंड तो मूव करने से रहा हमारी बॉडी को स्लाइड करे चाहे ना करे, तो ग्राउंड पे जो फोर्स है फ्रिक्शन का, न्यूटन्स थर्ड लॉ से, वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है, आगे की तरफ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से हम ये जानते हैं कि जो फोर्सेस डेवलप होते हैं ना, वो हमेशा पेयर्स में डेवलप होते हैं। क्लियर है? तो अगर फ्रिक्शन ऊपर वाले सरफेस पे डेवलप हुआ है, सॉरी ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर डेवलप हुआ है बिकॉज ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड सरफेस की वजह से, तो ग्राउंड पे भी उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शन आगे की ओर लगेगा, ऑल्दो ग्राउंड मूव करने वाला है नहीं। क्लियर है? दूसरा, ये नीचे एक और एग्जांपल दिया हमने जिसमें यहाँ पे दिखाया नहीं है डायग्राम में, पर ये बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है विथ वेलोसिटी v। तो मैंने अभी क्लियर किया आपको कि स्लाइड करे या स्लाइडिंग की टेंडेंसी हो, उस केस में फ्रिक्शन होता है। तो यहाँ तो स्लाइडिंग की टेंडेंसी थी, यानी बॉडी रेस्ट में ही थी, फ्रिक्शन मौजूद था क्योंकि टेंडेंसी है। यहाँ पे स्लाइडिंग तो हो ही रही है, तो स्लाइडिंग होती है तो फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग का या स्लाइडिंग की टेंडेंसी का अपोज करता है। तो नीचे वाले पे फ्रिक्शन किस तरफ आ जाएगा, हमारा पीछे की ओर, क्योंकि स्लाइड किधर कर रहा है, आगे की ओर। तो दो बॉडीज जहां पे कांटेक्ट में होती हैं वहां कांटेक्ट फोर्स काम करता है, जिसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक कांटेक्ट सरफेस पे जो कॉमन टेंजेंट है उसके अलोंग काम करता है, जिसे फ्रिक्शन बुलाते हैं। एक उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी कॉमन नॉर्मल के अलोंग काम करता है, जिसे हम नॉर्मल बुलाते हैं। और नॉर्मल और फ्रिक्शन को एक साथ हम कांटेक्ट फोर्स बुलाते हैं। क्लियर है? तो कांटेक्ट फोर्स के ये दोनों ही दो पार्ट हैं, तो एक साथ इन्हें क्या बोल सकते हैं हम, कांटेक्ट फोर्स। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। अब यहां पे मैं आपको कुछ केसेस दे रहा हूं जिसमें आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन बतानी है। तो फ्रिक्शन का एकदम की आइडिया अपने दिमाग में एकदम सेट कर लो कि स्लाइडिंग हो तो स्लाइडिंग का अपोज करता है, स्लाइडिंग की टेंडेंसी हो तो उस टेंडेंसी का अपोज करता है। फ्रिक्शन हमेशा उसी डायरेक्शन में काम करता है। और कांटेक्ट पॉइंट पे जो कॉमन टेंजेंट है उसके अलोंग और किस दिशा में एग्जैक्टली काम करता है, वो स्लाइडिंग या स्लाइडिंग की टेंडेंसी वाली चीज से हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पे ये बॉडी है जो v वेलोसिटी से आगे जा रही है एक रफ फ्लोर के ऊपर। तो अब आपको पता ही है स्लाइडिंग हो रही है, दिखाई दे रही है, तो
तो फ्रिक्शन किस तरफ काम करने वाला है, तो फ्रिक्शन यहाँ पीछे की तरफ काम करेगा इस ब्लॉक पे। सेम ऐसे ही न्यूटन थर्ड लॉ से ग्राउंड के ऊपर फ्रिक्शन किस तरफ काम कर रहा होगा, आगे की ओर। क्लियर है मेरी बात। नीचे वाले में आते हैं। नीचे वाले में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग के थ्रू एक ब्लॉक नीचे है जो फिक्स है और ऊपर वाला ब्लॉक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्लियर है मेरी बात। तो ऊपर वाले ब्लॉक में नीचे वाले के रिस्पेक्ट में स्लाइडिंग हो रही है किस तरफ, आगे की ओर। तो हम जानते हैं स्लाइडिंग अगर हो रही है तो स्लाइडिंग का अपोज करता है फ्रिक्शन। दैट मीन्स ऊपर वाली बॉडी में फ्रिक्शन किस तरफ आएगा, पीछे की ओर। और न्यूटन्स थर्ड लॉ से हम जानते हैं कि अगर नीचे वाले ब्लॉक ने ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे की ओर लगाया है तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाली बात से ऊपर वाला नीचे वाले पे फ्रिक्शन किस तरफ लगाएगा, आगे की ओर। क्लियर है। तो इस तरीके से हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता कर सकते हैं कहीं पे भी। स्लाइडिंग और स्लाइडिंग की टेंडेंसी इसका अपोज करता है। यानी जैसे हम एक मिसकंसेप्शन भी कई बार दिमाग में रहता है कि फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है। नहीं, फ्रिक्शन मोशन का अपोज बिल्कुल नहीं करता है। फ्रिक्शन दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। यानी दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में हैं उनकी रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जीरो होनी चाहिए, ये कोशिश करता है फ्रिक्शन। ठीक है, यानी रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, मोशन का अपोज नहीं करता। कैसे, एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूं। फॉर एग्जांपल ये मोबाइल है मेरे हाथ में, इसके ऊपर मैंने ये कीज रखी है। अगर मैं इस मोबाइल पे फोर्स लगाऊं और सपोज ये मोबाइल स्लाइड करना शुरू करे तो मैं मोबाइल पे फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन साथ में आप देख रहे हैं कीज भी स्लाइड करते हुए आगे जा रही हैं। कीज पे तो फोर्स लगा ही नहीं रहा था मैं, तो फिर कीज क्यों स्लाइड कर रही हैं? तो कीज को यहाँ पे स्लाइड कराने वाला कौन होता है, फ्रिक्शन। क्योंकि अगर इन दोनों यानी मोबाइल और इन कीज के बीच में अगर फ्रिक्शन एब्सेंट होता तो हम फोर्स लगा रहे हैं मोबाइल पे तो मोबाइल आगे स्लाइड कर जाता और कीज पीछे की तरफ आने लग जाती, यानी कीज अपनी जगह ही पड़ी रह जाती, वो इस मोबाइल के साथ में मूव नहीं करती। तो नीचे वाली बॉडी को फोर्स लगा के ऊपर वाली में मोशन आ रहा है, दैट मीन्स फ्रिक्शन मोशन का अपोज नहीं करता। यहाँ तो फ्रिक्शन ही है जिसकी वजह से कीज हमारी क्या कर रही हैं, आगे की ओर मूव कर पा रही हैं। इन दोनों के बीच में अगर कांटेक्ट वाली एरिया पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा, कीज फिर आगे मूव नहीं करेंगी। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पे। तो फ्रिक्शन क्या होते हैं हमारे, दो तरीके के होते हैं। एक तो है जब दो बॉडीज जो कांटेक्ट में हैं उनके बीच में स्लाइडिंग की टेंडेंसी है लेकिन स्लाइडिंग हो नहीं पा रही है, यानी एक्सटर्नल फोर्स इतना नहीं है कि दोनों को स्लाइड करवा पाए। उस केस में हम जब तक स्लाइडिंग नहीं हो रही होती है तब तक हम फ्रिक्शन को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी इंटरलॉकिंग्स जो है वो कॉन्टिन्यूली मेंटेन्ड है, इंटरलॉकिंग्स टूट नहीं रही हैं। दैट फ्रिक्शन जब तक बॉडीज रेस्ट में है दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप तब होता है जब रिलेटिव मोशन नहीं होती है, रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी होती है किसी फोर्स की वजह से। क्योंकि अगर टेंडेंसी नहीं है तो फ्रिक्शन वैसे ही नहीं है। जैसे कोई ब्लॉक है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, कोई फोर्स कहीं से नहीं लग रहा हॉरिजॉन्टली, दैट मीन्स इसके ऊपर फ्रिक्शन अभी क्या है, जीरो। लेकिन जैसे ही मैंने कहा मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया 0.1 न्यूटन, फ्रिक्शन आ गया। अब वो क्या करेगा, मेरे फोर्स का अपोज करेगा, मैं फोर्स बढ़ाऊंगा वो भी बढ़ाएगा, लेकिन फिर मैंने बात की थी उसकी एक लिमिट होती है, यानी एक लिमिट के बियॉन्ड वो नहीं लग पाएगा। क्लियर है मेरी बात। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की बातें हम तब करेंगे जब दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है, टेंडेंसी है उनके बीच में रिलेटिव मोशन होने की लेकिन रिलेटिव मोशन हो नहीं रही है, दैट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है। तो जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि ये इंक्लाइंड प्लेन है, थीटा एंगल पे है और ये ब्लॉक है m मास का, और ब्लॉक जो है वो रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा है। तो हमें पता है ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दैट इज mg cos थीटा, एक सरफेस के अलोंग दैट इज mg sin थीटा, और फ्रिक्शन पीछे की ओर क्योंकि स्लाइड करने की टेंडेंसी आगे की ओर है, और दूसरा फ्रिक्शन के अलावा कांटेक्ट फोर्स का एक और कंपोनेंट जो कांटेक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है दैट इज नॉर्मल। तो यहाँ पे अगर बॉडी रेस्ट में ही रह रही है, मान लो ये एंगल मैं बढ़ाते भी जा रहा हूँ लेकिन उसके बाद भी बॉडी में मोशन नहीं हो रही है, दैट मीन्स फ्रिक्शन इस mg sin थीटा के बढ़ने को क्या कर रहा है, काउंटर बैलेंस कर रहा है।
तो इस केस में हम जब तक बॉडीज़ में रिलेटिव मोशन नहीं होगी तब तक हम बात करते हैं किसकी, स्टैटिक फ्रिक्शन की। यानी टेंडेंसी तो है लेकिन रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है, उस समय हम पढ़ रहे होते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन को। अभी इसको डिटेल में भी थोड़ा पढ़ेंगे। दूसरा है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की हम बात कब करते हैं, जब दो सर्फेसेस के बीच में स्लाइडिंग हो रही होती है, उस केस में हम उस टाइप के फ्रिक्शन की जब स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। So when there is a motion present between two bodies in contact, then this is known as kinetic friction. अब नेक्स्ट आते हैं, जरा इनको डिटेल में समझते हैं। पर इनको समझने से पहले फ्रिक्शन के कुछ लॉज हैं जो कि एम्पिरिकल लॉज हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटली डिड्यूस किए हुए हैं। तो इसको समझ लेते हैं, फिर हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो दो टाइप्स थे फ्रिक्शन के, स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि जब बॉडीज में मोशन नहीं होती है, रिलेटिव मोशन नहीं होती है, टेंडेंसी होती है केवल, और दूसरा काइनेटिक जब रिलेटिव मोशन हो रही होती है। तो पहला लॉ कहता है कि ये जो फ्रिक्शन है, अब ये तुम्हें सोचने में थोड़ा सा मे बी विजुअलाइज करने में दिक्कत आए कि फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट होता है सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ मतलब फील नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि जितना इंटरलॉकिंग की बात कर रहे हैं सर आप, कॉन्टैक्ट फोर्स की बात कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा बॉडीज़ का उतना ज़्यादा इंटरलॉकिंग्स, उतने ज़्यादा बॉन्ड्स बनने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। जैसा कि मैंने कहा ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, आगे इसके बारे में विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन ये चीज़ें थोड़ा सा हमारे दिमाग में ईजिली सेट नहीं होती। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये एम्पेरिकल लॉज हैं, एक्सपेरिमेंटल हैं, तो पहले तो हमें ये पता होना ही चाहिए कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता, यानी दो बॉडीज़ जो कि कॉन्टैक्ट में हैं उनका कितना एरिया कॉन्टैक्ट में है इससे डिसाइड नहीं होगा कि फ्रिक्शन उनके बीच में कितना एक्ट करेगा। क्लियर है? तो इंडिपेंडेंट होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। दूसरा क्या होता है, ये फ्रिक्शन जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है हमारे नॉर्मल फोर्स के, यानी जो कॉन्टैक्ट सरफेस जहाँ पे दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में है, कॉन्टैक्ट पॉइंट पे जो कॉमन टेंजेंट खींचेंगे उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो नॉर्मल फोर्स आता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा फ्रिक्शन फोर्स, यानी फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। ठीक है, आगे हम इस फ्रिक्शन में, क्योंकि हमने दो टाइप के फ्रिक्शन की बात की है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये फ्रिक्शन जब काइनेटिक होगा तो कैसे हम इसको लिखेंगे और जब स्टैटिक होगा तो कैसे लिखेंगे। क्लियर है मेरी बात? बट ये फ्रिक्शन जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द नॉर्मल प्रेसिंग फोर्स हम कह सकते हैं, या जो फोर्स कॉन्टैक्ट सरफेस पे कॉमन टेंजेंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो नॉर्मल फोर्स एक्ट करता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काम करता है हमारा कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। अब आते हैं इसके दो टाइप्स पे। तो जैसा कि पिछले वाले में हमने डिस्कस किया कि ये जो फ्रिक्शन होता है प्रोपोर्शनल है नॉर्मल फोर्स की। क्लियर है? अब फ्रिक्शन तो हमारा दो टाइप का होता है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन भी होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन भी होता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की, यानी दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगी। तो जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया कि एक बॉडी है वो रेस्ट में, उस पर हमने F0 फोर्स लगाया, और F0 फोर्स बहुत स्मॉल अमाउंट का फोर्स है। या पहले हम ये सिचुएशन ले लेते हैं कि बॉडी पे हमने F0 फोर्स जो लगाया वो जीरो लगाया, मतलब कोई फोर्स है ही नहीं, तो यानी कोई फोर्स नहीं है, स्लाइडिंग की टेंडेंसी नहीं है, टेंडेंसी ही नहीं है तो फ्रिक्शन कहाँ से आएगा, फिर फ्रिक्शन भी कितना है हमारा, जीरो। तो यहाँ पे ये जो बात कह रहे हैं हम एक एक करके समझ रहे हैं ना, कि जैसे स्टेप बाय स्टेप जब हम फ्रिक्शन को समझते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन को, तो स्टार्टिंग से लेके हम लास्ट तक डिस्कस कर रहे हैं कि फोर्सेस ना लगाने पे फिर थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, फिर फोर्स को बढ़ाएंगे, बढ़ाते बढ़ाते एक लिमिट तक ले जाएंगे। तो ये पूरी कहानी को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले मैंने कहा कि फोर्स F0 क्या है, जीरो है, यानी कोई टेंडेंसी नहीं है स्लाइड करने की, तो फ्रिक्शन भी हमारा क्या होगा, जीरो। ये हो गई हमारी इनिशियल कंडीशन। उसके बाद मैंने क्या किया, फ्रिक्शन को ग्रेजुअली बढ़ाना शुरू किया, यानी F0 की वैल्यू मैंने पहले 0.1 न्यूटन कर दी सपोज, और मैं उसके बाद भी पा रहा हूं कि ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट में ही है, स्लाइड नहीं कर रहा। दैट मीन्स यहाँ पे जो फ्रिक्शन आया है वो उतना ही आया है जितना मैंने फोर्स यहाँ अप्लाई किया है, और ये फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा फ्रिक्शन का, तभी तो ये क्या कर रहा है, हमारे इस एक्सटर्नल फोर्स का अपोज कर रहा है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अभी भी बॉडी में कोई मोशन नहीं हो रही है। क्लियर है? अब आते हैं, मैं फोर्स को और बढ़ा रहा हूं, यानी पहले मैंने 0.1 न्यूटन लगाया था, अब मैंने इसे बढ़ा के कर दिया 0.3 न्यूटन। मैंने पाया अभी भी बॉडी स्लाइड नहीं कर रही है, दैट मीन्स अभी भी फ्रिक्शन कौन सा वाला है, स्टैटिक, क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है लेकिन टेंडेंसी है।
तो 0.3 मैंने फोर्स लगाया और बॉडी स्लाइड नहीं कर रही है, दैट मीन्स फ्रिक्शन भी उतना ही बढ़ गया, यानी उसने भी अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करके 0.3 न्यूटन तक पहुंचा लिया। यानी फ्रिक्शन के अंदर हम एक बिहेवियर पा रहे हैं क्या, कि फ्रिक्शन एक काइंड ऑफ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है जो अपने मैग्नीट्यूड को बढ़ाता जा रहा है जैसे जैसे मैं एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहा हूं। तो यहां पे यही बात हमने लिखी है। उसके बाद क्या होता है, अब मैंने आपसे कहा था ना कि इंटरलॉकिंग्स बनी होती हैं दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस वाली जगह पे। इंटरलॉकिंग्स मतलब ये जो डिप्रेशन है यहाँ पे जाके ये फिट हो गया है। तो अब अगर आपको इन दोनों को स्लाइड करना है हॉरिजॉन्टल में, तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना होगा, फोर्स बहुत ज़्यादा चाहिए होगा क्योंकि आपको इंटरलॉकिंग तोड़नी है। और मैंने कहा एक बार इंटरलॉकिंग टूट जाती है तो फिर इंटरलॉकिंग अच्छे से बन नहीं पाती, और जब आप रफ टाइप के रैंडम सरफेस पे, इरेगुलर सरफेस पे चल रहे होते हैं ना, तो जैसे नहीं आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में बम्पिंग इफेक्ट आता है, तो बम्पिंग इफेक्ट की वजह से उतनी अच्छी इंटरलॉकिंग फिर से बनने वाली नहीं है। तो अब जो फ्रिक्शन काम करेगा, क्योंकि स्लाइडिंग तो हो रही है दोनों के बीच में, लेकिन अब जो फ्रिक्शन काम करेगा वो होगा काइनेटिक, और वो स्टैटिक से कुछ कम होगा। क्यों, फिर से उतनी अच्छी इंटरलॉकिंग्स बन नहीं पाएंगी। तो हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन को बढ़ाते बढ़ाते एक मैक्सिमम वैल्यू पे ले जाते हैं। उस मैक्सिमम वैल्यू पे जाने के बाद अब अगर आपने फ्रिक्शन को जरा भी बढ़ाया तो अब दोनों बॉडीज के बीच में स्लाइडिंग क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रिक्शन की वो वैल्यू जहां पे अब ये जो इंटरलॉकिंग्स हैं वो टूटेंगी और बॉडी स्लाइड करना जस्ट शुरू करेगी, दैट फ्रिक्शन वैल्यू इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था, जब हॉरिजॉन्टल पे कोई बॉडी रखी है, कोई टेंडेंसी नहीं स्लाइड करने की, कोई फोर्स नहीं हॉरिजॉन्टल में, फ्रिक्शन जीरो। फोर्स में लाया स्लाइड कराने के लिए, टेंडेंसी डेवलप हुई, फ्रिक्शन ने अपने आप को उसी हिसाब से अपोजिट में लगा दिया। फोर्स बढ़ाया, फ्रिक्शन भी बढ़ा, लेकिन फोर्स बढ़ाते बढ़ाते मैं एक वैल्यू तक ले गया कि फ्रिक्शन अब बढ़ते बढ़ते उसके बियॉन्ड नहीं जा पा रहा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वो वैल्यू जिसके बियॉन्ड अब फ्रिक्शन नहीं जा पाएगा, दैट इज नोन एज लिमिटिंग वैल्यू। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग वैल्यू। अब अगर इस लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा आपने फोर्स एक्सटर्नल लगाया है तो अब ये बॉडीज के बीच में स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद जो हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे स्लाइडिंग के केस में, दैट इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? तो यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की कहानी मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगी। सेल्फ एडजस्टिंग वाली बात मैंने कह दी। रेंज इसकी मैं 0 से एफ मैक्स कह रहा हूं, ये एफ मैक्स ही कौन सी वैल्यू है, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू। तो जीरो फ्रिक्शन कब था, जब बॉडी हॉरिजॉन्टल थी, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, टेंडेंसी ही नहीं थी, तो फ्रिक्शन जीरो था। जीरो से लेकर लिमिटिंग के बीच में, स्टैटिक के केस में बात कर रहा हूं मैं, जीरो से लेकर लिमिटिंग के बीच में उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। क्लियर है मेरी बात? यानी अपने पास अवेलेबल फ्रिक्शन, मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है, एफ मैक्स। इस बात का न्यूमेरिकल में हम बहुत यूज करेंगे। अब ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, जैसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये बराबर किसके होता है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, जैसा कि फ्रिक्शन के लॉस का मैं रेफरेंस ले रहा हूं, फ्रिक्शन के लॉस से मुझे पता है कि फ्रिक्शन जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, नॉर्मल फोर्स के। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है Fn, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को ही मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन कह रहा हूं। ये अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा, इक्वालिटी लाऊंगा, तो यहां पे एक कांस्टेंट आता है, दैट इज स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो म्यू एस इंटू एन। ये क्या है हमारा, मैक्सिमम फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, इसके बियॉन्ड फ्रिक्शन नहीं जा पाएगा। यानी इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर ज्यादा तुम एक्सटर्नल फोर्स देते हो तो दोनों बॉडीज के बीच में फिर स्लाइडिंग होनी ही होनी है, ये बात तय है। दूसरी चीज, म्यू एस जो होता है, यहां पे लिखा है स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू के। जैसा कि मैंने आपको कहा कि म्यू एस मतलब जब रेस्ट में ही है, स्लाइडिंग नहीं हो रही है, यानी इंटरलॉकिंग्स पूरी तरीके से बंदी है, जो कांटेक्ट फोर्सेस दोनों बॉडी के कांटेक्ट पॉइंट्स पे डेवलप हो रहे हैं, उनका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो अपने आप को एडजस्ट करते करते फोर्स के साथ, एक्सटर्नल फोर्स के साथ बढ़ता जा रहा है, और वही था हमारा फ्रिक्शन। तो जब इंटरलॉकिंग्स हैं तो एक मैंने कहा कि एक वैल्यू आती है जिसको कहते हैं हम लिमिटिंग वैल्यू, यानी फ्रिक्शन अपने पीक पे है, अपनी औकात पे पहुंच गया। अब अगर तुमने फोर्स जरा भी बढ़ाया तो बॉडी को अब इंटरलॉकिंग टूटेगी और बॉडी स्लाइड करेगी। और मैंने आपसे कहा जब स्लाइडिंग शुरू होती है तो दोनों सर्फेसेस इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर सर्फेस पे अगर आप कार वार चलाओ तो नहीं हल्की सी बम्पिंग करते हुए, उछलते हुए से चलती है,
तो जिसकी वजह से क्या होगा, उतनी इंटरलॉकिंग्स, उतनी अच्छी इंटरलॉकिंग्स जैसी पहले थी वो मेंटेन फिर से नहीं हो पाती हैं। तो जो स्लाइडिंग स्टार्ट होने के बाद वाला फ्रिक्शन होता है, जैसे हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, तो उसका जो कोफिशिएंट आता है ना यहाँ पे, ये कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से कम होती है, हल्की कम होती है। वो मैंने विजुअलाइज कराने के लिए आपको जो बात समझाई, बंपिंग इफेक्ट की वजह से फिर से उतनी अच्छी इंटरलॉकिंग बन नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, म्यू एस जो होता है वो हमारा स्लाइटली ग्रेटर देन होता है किससे, म्यू के से। यहाँ पे म्यू एस क्या है, अब देखो ये चीजें मैं फ्रिक्शन के लॉस से ही कर रहा हूँ कि फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। उसमें मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है विच इज इक्वल टू म्यू एस, यानी स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स। उसके बाद हम अभी काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे, जब स्लाइडिंग होगी उसको भी अभी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जिक्र हो रहा है म्यू के का, तो मैं यहीं आपको समझा रहा हूँ कि इस म्यू एस की जगह हम म्यू के कर देते हैं जब दो बॉडीज में स्लाइडिंग हो रही होती है। और ये जो म्यू के होता है वो म्यू एस से थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। क्यों होता है, उतनी अच्छी इंटरलॉकिंग नहीं बन पाती दो सर्फेसेस के बीच में, इसलिए हल्की वैल्यू इसकी कम होती है। जहाँ पे ना मेंशन हो म्यू एस और म्यू के अलग अलग, सिर्फ म्यू लिखा हो और उसमें आपको दिया हो ऐसा केस कि भाई कभी स्लाइड करने के लिए भी डिस्कस करना है और स्टैटिक केस में भी डिस्कस करना है, तो आपको क्या करना होता है, दोनों को सेम मान के चल सकते हैं। नहीं तो जहाँ पे उसने क्लैरिफाई करना होगा क्वेश्चन के हिसाब से, वहाँ वो म्यू के और म्यू एस को क्या करता है, अलग अलग दे देता है। अब ये पूरी तरीके से ना सरफेस की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है कि किसी पेयर ऑफ सरफेस के लिए म्यू एस की वैल्यू, म्यू के की वैल्यू कितनी होती है। कई बार न्यूमेरिकल्स में हमें कैलकुलेट भी करवाई जाती है, पर ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया डाटा है जो कि दो सरफेस जो कॉन्टैक्ट में है उनके पेयर के बीच में कितना स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, म्यू एस और म्यू के उनके लिए क्या होगा, ये पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम आते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन पे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि फ्रिक्शन की वैल्यू जब हम बढ़ाते हैं तो सेल्फ एडजस्ट होकर वो अपनी वैल्यू भी बढ़ाता, सॉरी, जब हम एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते हैं किसी बॉडी पे तो वो क्या करता है, फ्रिक्शन, जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ा रहा हूँ इस मोबाइल के ऊपर वैसे वैसे फ्रिक्शन भी अपने आप को बढ़ा रहा है। फिर फ्रिक्शन की एक लिमिट आती है, यानी एक मैक्सिमम औकात तक वो पहुंच गया, वो कितनी होती है, तो वो म्यू एस इंटू एम के बराबर होती है। अब उसके बियॉन्ड फ्रिक्शन नहीं बढ़ पाएगा और अगर आपने फोर्स उसके बियॉन्ड किया तो अब ये मोबाइल क्या करेगा, स्लाइड करना शुरू कर देगा, ये मोबाइल में स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है। जब स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी यानी इंटरलॉकिंग्स टूट चुकी हैं, अब वो बंपिंग इफेक्ट की वजह से जो फ्रिक्शन आएगा और उसका जो कोफिशिएंट होगा म्यू के, वो क्या होता है, कम होता है हल्का सा म्यू एस से। और इस केस में जो हम फ्रिक्शन की बात करते हैं दैट इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो व्हेन रिलेटिव मोशन इज प्रेजेंट बिटवीन टू बॉडीज देन वी टॉक अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शन एंड अगेन द काइनेटिक फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एम। दोनों ही फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, कॉन्टैक्ट सरफेस पे जो नॉर्मल रिएक्शन मिल रही होती है। प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे आप तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वालिटी आएगा, कांस्टेंट आएगा, तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एम। और मैंने बताया आपको म्यू के हल्का सा म्यू एस से कम होता है, उसकी वजह भी आप समझ चुके होंगे। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक सबको। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे एक ग्राफ डिस्कस कर रहा हूँ अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। तो काफ़ी मतलब हर किताब में ही आपको ये वाला ग्राफ मिल जाता है, बहुत अच्छे से समझना है ये। जैसे यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस पे दिखा देना हूँ अप्लाइड फोर्स, यानी जैसे ये बॉडी है, सपोज इस पे जो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है वो 5 न्यूटन है, यानी जब तक हम 5 न्यूटन नहीं पहुँचेंगे स्लाइड नहीं करेगा। लेकिन जब ये हॉरिजॉन्टली रखा है उस केस में अगर मैं अप्लाइड फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, अप्लाइड फोर्स 0 है, तो फ्रिक्शन भी यहाँ क्या होगा, 0। हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इंक्लाइन नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो गया, 0। यानी अप्लाइड फोर्स नहीं है, यानी टेंडेंसी डेवलप करने वाला, स्लाइडिंग की टेंडेंसी डेवलप करने वाला फोर्स नहीं है, तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0। फिर मैंने क्या किया, फोर्स बढ़ा के कर दिया 1 न्यूटन। अभी भी स्लाइड नहीं कर सकती क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन मैंने कितना बता रखा है आपको, मैक्सिमम है 5 न्यूटन सपोज। तो 1 न्यूटन कर दिया तो फ्रिक्शन भी अपोजिट में आ गया और उतना ही आ गया जितना हमने अप्लाई किया था फोर्स, यानी दोनों प्रोपोर्शनल चल रहे हैं। सेल्फ एडजस्ट करके वो मेरी वैल्यू के हिसाब से अपने आप को भी इंक्रीज कर रहा है, इसलिए आप देखो एकदम लीनियर ग्राफ मिल रहा है। फिर क्या हो रहा है, एक टाइम आ रहा है जब अप्लाइड फोर्स बढ़ते बढ़ते कितना हो गया है, यहां पहुंच गया है, और इसको हम कह रहे हैं लिमिटिंग वैल्यू। यानी जब अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन पे पहुंच जाएगा, अब इंटरलॉकिंग टूटेगी और बॉडी के बीच में अब स्लाइडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, FL से मैंने डिनोट किया है। यानी इस रीजन में
बॉडी इज एट रेस्ट। अभी बॉडी मेरी क्या है, रेस्ट में। उसके आगे की कहानी क्या है जैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन तक हम पहुंचे, अब इंटरलॉकिंग टूटी, इंटरलॉकिंग टूटनी शुरू हुई तो अब फ्रिक्शन क्या होता है, हल्का सा स्लाइटली डिक्रीज करता है। और इस कंडीशन में जो यहाँ पे फ्रिक्शन दिखाया है मैंने, इसे हम कहते हैं FK यानी काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? और ये ग्राफ ना हल्का सा आगे जाने पे जब फोर्स बहुत बढ़ जाता है तो हल्का सा और नीचे डिप होता है, हल्का सा, बहुत हल्का सा। ऐसा क्यों हो रहा होता है? क्योंकि जब आप बहुत तेज फोर्स सपोज लगाते हो ना, तो फिर क्या होता है कि वो जो इंटरलॉकिंग टूटने से दो बॉडीज जो रब कर रही हैं एक दूसरे में, उनके बीच में एक फाइन पाउडर टाइप का मटेरियल जनरेट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो एक ल्यूब्रिकेंट वाला बिहेवियर डेवलप कर देगा। तो जब बहुत तेजी से आप सरफेसेस को रब करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं, यानी अप्लाइड फोर्स बहुत तेज बढ़ा दिया आपने, तो उनके बीच में जो पार्टिकल्स होंगे वो ल्यूब्रिकेंट इफेक्ट देंगे, जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन है वो थोड़ा सा रिड्यूस कर जाएगा। जैसे नहीं हम लोग कैरम बोर्ड में फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या करते हैं, खेलने से पहले बार बार उस पर पाउडर छिड़क देते हैं ताकि जो स्ट्राइकर और गोटियां हैं वो बहुत अच्छे से मूव कर सकें। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पे ये हो गई बात। तो ये जो आगे की, इस वर्टिकल लाइन के आगे की कहानी है, यहाँ पे बॉडी क्या कर रही है, अब बॉडी इज इन मोशन, बॉडी में मोशन शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे जो हम फ्रिक्शन की बात करते हैं इसके आगे, दैट इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। और इससे पहले जो हम बात करते हैं दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। और उसमें भी एक स्पेशल बात है, क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, जिसके बियॉन्ड अब फ्रिक्शन अपोज नहीं कर सकता, अब फिर स्लाइडिंग होना तय है। ठीक है, तो ये ग्राफ है जो हमें डिस्कस कर लिया हमने। नेक्स्ट अब हम आते हैं दो एंगल्स की बात करने, जो कि फ्रिक्शन से रिलेटेड है और समझने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है, ऑल्दो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अब ध्यान से समझना। जैसे ये एक ब्लॉक है जिसका मास है स्मॉल m, ठीक है, एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। इसके ऊपर सपोज एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई मैंने F, और इस कंडीशन में ये क्या है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम यानी फ्रिक्शन मैक्सिमम होके अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन इज μs इंटू n। यहां पे कांटेक्ट फोर्स का एक परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, जिसे हम नॉर्मल फोर्स बुलाते हैं, और इन दोनों का यानी टेंजेंशियल और जो नॉर्मल कंपोनेंट है, इनका रिजल्टेंट कहलाता है कांटेक्ट फोर्स। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप देख रहे हैं, ये फोर्स इधर है, ये इधर है, तो इनका रिजल्टेंट आएगा इस तरफ, दिस इज कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स जो एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के कंडीशन में मैं बात कर रहा हूं, यानी फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच चुका है। अब अगर फोर्स जरा भी एक्सटर्नल वाला बढ़ा तो बॉडी में स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर मैं यहां से इसको लैम्डा से, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को सपोज मैं लैम्डा से डिनोट कर रहा हूं, तो यहां से अगर मैं tan लैम्डा कैलकुलेट करूं, तो आप इसमें देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो μs इंटू n अपॉन बेस n। तो यहां से लैम्डा क्या आ गया, tan इनवर्स μs। ठीक है, तो ये एंगल हमारा कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब हम आते हैं दूसरे पे, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। ये क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद इसको निकालते हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा था, जब ये हॉरिजॉन्टल है सरफेस और इसके ऊपर रखी है ये की, हॉरिजॉन्टल कंडीशन में अभी कोई स्लाइड करने की टेंडेंसी डेवलप नहीं कराई है मैंने, तो फ्रिक्शन यहाँ क्या है, 0। जैसे ही मैं ऐसे थीटा एंगल मोड़ूंगा, अब mg का, mg साइन थीटा वाला कंपोनेंट
इंक्लाइंड सरफेस के अलॉन्ग काम करना शुरू कर दिया और फ्रिक्शन यहाँ आ चुका है, वही अपोज कर रहा है इस टेंडेंसी का, अदरवाइज तो स्लाइड कर जाता। फिर मैंने क्या किया, एंगल को बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, और फिर हम क्या करेंगे ना, हल्का हल्का इसको टैप भी करते रहेंगे ताकि अगर स्लाइड होने वाले एंगल पे पहुंच गए हैं तो स्लाइडिंग शुरू हो जाए। तो जैसे जैसे मैं ये एंगल बढ़ाऊंगा ना, तो mg sin थीटा में आपको पता है थीटा की वैल्यू लगातार इंक्रीज होगी। तो mg sin थीटा में थीटा इंक्रीज होगा तो बढ़ते बढ़ते फ्रिक्शन भी अपने आप को एडजस्ट करेगा और बढ़ेगा। लेकिन आपको पता है फ्रिक्शन की एक वैल्यू होती है, लिमिटिंग वैल्यू, यानी उसके बियॉन्ड अब फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकता, वो फ्रिक्शन की औकात पहुंच चुकी है। तो जैसे ही हम उस एंगल पे पहुंचेंगे, अब क्या करेगा, उस एंगल पे ये कीज यहाँ स्लाइड कर गई। तो जिस पर्टिकुलर एंगल पे स्लाइडिंग स्टार्ट हुई है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। इसको हम समझते हैं जरा। एक पेज और ले लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे एंगल ऑफ रिपोज की। इसको सपोज मैं थीटा से दिखा दे रहा हूं। तो सपोज ये इंक्लाइंड सरफेस है जिसका इंक्लिनेशन एंगल है थीटा। इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है, मास है m। तो ब्लॉक पे वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स mg, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा हमारा mg साइन थीटा, दूसरा होगा mg कॉस थीटा। साथ साथ में फ्रिक्शन पीछे की ओर, क्योंकि स्लाइड करने की टेंडेंसी आगे है Fr, और एक फोर्स और इस बॉडी पे काम करेगा, दैट इज नॉर्मल फोर्स। तो हम क्या करते हैं, इस एंगल थीटा को जब हम बढ़ाएंगे तो जो mg साइन थीटा है ना, वो अपनी वैल्यू बढ़ाएगा, क्योंकि साइन थीटा में आपको पता है थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा ओवरऑल वैल्यू बढ़ती है। तो इसकी बढ़ते बढ़ते वो वैल्यू जहाँ पे जैसे, अच्छा जब हम बढ़ाएंगे ना तो हम क्या करेंगे, हल्का हल्का इसको टैप करते रहेंगे ताकि स्लाइड होने वाला हो तो हो जाए उस कंडीशन में। तो एंगल की वो वैल्यू जहाँ पे स्लाइडिंग स्टार्ट होती है, दैट एंगल is known as angle of repose। क्लियर? मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जहां पे कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन सरफेस पे स्लाइड करना स्टार्ट करती है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। तो ये मिनिमम एंगल, तो अब जैसे मैं ये एंगल अगर कैलकुलेट करना चाहूं तो उस कंडीशन में जब ये लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच चुका होगा, क्योंकि फ्रिक्शन अब नहीं बढ़ सकता, यानी जरा भी एंगल बढ़ा तो स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। तो दैट मीन्स mg साइन थीटा ही बढ़ा रहा था मैं, और ये बढ़ते बढ़ते किसके बराबर पहुंच चुका है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन। यहां से mg साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। एन कितना होगा, तो आप देख रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन से वर्टिकल डायरेक्शन में एन इज इक्वल टू mg कॉस थीटा। तो यहां से mg गया, तो साइन थीटा अपॉन इस कॉस थीटा को नीचे ले आओ, दिस इज इक्वल टू म्यू, और इसको मैं म्यू ऐसे ही रहने दे रहा हूँ क्योंकि अभी स्लाइडिंग शुरू नहीं हो रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो दैट इज टैन थीटा विल बी इक्वल टू म्यू इन एस, मीन्स थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स म्यू एस। अब कुछ लोगों को लगेगा ये तो दोनों ही एंगल सर ने सेम निकाले हैं, कोई फर्क थोड़े है, वहाँ पे भी टैन इनवर्स म्यू एस था, यानी कोफिशिएंट और फ्रिक्शन ही था, यहाँ पे भी वही आ रहा है। हाँ, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों में फीलिंग्स क्या है, अलग है। उसमें क्या था, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के केस में कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल से जो एंगल बनाता है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे क्या है, वो मिनिमम एंगल जहाँ पे बॉडी क्या होती है उसके बियॉन्ड अगर एंगल आपने बढ़ाया तो वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देती है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर है मेरी बात? तो दोनों मैग्नीट्यूड में भले सेम आ रहे हैं, लेकिन दोनों की फीलिंग्स या दोनों की जो समझ है वो हमारी क्या है, टोटली डिफरेंट है। तो मेरे ख्याल से दोनों सबको क्लियर होगा। तो वो एंगल जिसके बियॉन्ड अब क्या होगा, इंक्लाइंड सरफेस पे बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम जरा फ्रिक्शन से रिलेटेड, ठीक है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया है, डायग्राम में बना रहा हूँ,
दिया है एक ब्लॉक है जिसका मास है 0.1 kg केप्ट ऑन अ वर्टिकल वॉल। तो एक वर्टिकल वॉल ले ली मैंने जिसके ऊपर एक ब्लॉक है ऐसे केप्ट है, जिसका मास दे रखा है 0.1 kg, और फोर्स जो लगाया जा रहा है ब्लॉक पे वो ये है 5 न्यूटन। ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है इसको फॉल करने से रोकने के लिए। तो अगर कोई भी चीज़ वर्टिकल सरफेस पे रखेंगे ना तो आपको प्रेस ही करना पड़ेगा, अदरवाइज तो वो क्या होगा, mg की वजह से नीचे आ जाएगा। फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड बाय वॉल ऑन द ब्लॉक इफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन वॉल एंड ब्लॉक इज 0.5। तो वॉल और ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो कितना दे रखा है, 0.5। तो इस कंडीशन में अभी हमारे इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं? तो एक तो आपका काम कर रहा है mg। mg कितना है तो m है हमारा 0.1, सपोज g को 10 ले लेते हैं तो 1 न्यूटन फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है। यानी अगर मुझे इसे फॉल करने से रोकना है तो मुझे एग्जैक्टली इतना ही फोर्स ऊपर की तरफ मिलना चाहिए। यानी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा जो कि स्लाइडिंग की टेंडेंसी के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा वो इतना एग्जैक्टली होना चाहिए मिनिमम, नहीं तो क्या होगा, ये ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। अब मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है, लेकिन उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है यानी फ्रिक्शन की मैक्सिमम अवेलेबल वैल्यू जो है हमारे पास वो कैसे मिलती है हमें, तो FL इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एम। तो यहाँ पे जो दो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं उनके कॉमन टेंजेंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है, जो वॉल लगाएगी ब्लॉक पे नॉर्मल, वो इस तरफ, क्योंकि नॉर्मल पुशिंग फोर्स होता है, ऐसे ही सेम इस ब्लॉक पे भी लगेगा इस तरफ नॉर्मल। तो म्यू इंटू एम से हमें मिल जाएगा अब n, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक में कोई मोशन नहीं है, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस क्या हैं, बैलेंस्ड है। इट मीन्स नॉर्मल फोर्स हमारा कितना है, 5 न्यूटन, और हमारे पास म्यू कितना है, 0.5। तो हमारे पास जो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है यानी जो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन है यहाँ पे दोनों सर्फेसेस के बीच में, दैट इज 2.5। तो 2.5 न्यूटन अवेलेबल है मेरे पास स्टॉक में, और मुझे नीड कितने की है, 1 न्यूटन की। तो जाहिर सी बात है मिल जाएगा। अगर कहीं इससे ज़्यादा की नीड होती जो स्टॉक में अवेलेबल है तो जाहिर सी बात है हम नहीं दे पाते, और फिर बॉडी क्या होती, स्लाइड करना शुरू कर जाती। ये चीज़ एनालाइज करना आपके लिए ज़रूरी है, न्यूमेरिकल्स में ये काम आएगा। कई बार क्या होता है, हम कुछ क्वेश्चंस में क्या करते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि दोनों बॉडीज स्लाइड नहीं कर रही हैं आपस में, और उस केस में हम सॉल्व करते हैं, लेकिन फिर देखते हैं कि ऐसा होने के लिए जो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट आ रही है वो हमारे पास जो स्टॉक में मैक्सिमम फ्रिक्शन है उससे ज़्यादा की आ रही है, दैट मीन स्लाइडिंग होगी, यानी जो हमने माना वो गलत हो गया। लेकिन अगर इसी की जगह ऐसा आ जाता है कि हाँ जो रिक्वायरमेंट है दोनों के साथ चलने के लिए फ्रिक्शन की, वो रिक्वायरमेंट हमारे पास स्टॉक में मैक्सिमम अवेलेबल लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे कि जो हमने एज्यूम करके चले थे कि दोनों साथ ही चलेंगे, स्लाइड नहीं करेंगे, तो वो बात हमारी क्या हो जाएगी, सच हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टेबल टॉप। तो एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टेबल टॉप है हमारे पास, ठीक है, जिसकी रेडियस दे रखी है कैपिटल R। बोल रहा है वी हैव लॉट्स ऑफ सैंड अवेलेबल, हमारे पास बहुत सारा बालू यानी रेत है, सैंड अवेलेबल है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ग्रेन्स इज म्यू, ये जो म्यू लिखा है इसको हम ये वाला म्यू समझेंगे। व्हाट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सैंड कैन पाइल अप ऑन द टेबल, हम टेबल पे मैक्सिमम कितने वॉल्यूम का सैंड पाइल अप कर सकते हैं। तो देखो इसमें होगा क्या, आप सैंड लेके आओ और इसके ऊपर पाइल करना शुरू करो, तो सैंड कुछ इस तरीके से शेप लेता जाएगा, और पाइल अप किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोन का फॉर्मेशन होगा टेबल टॉप के ऊपर। आपने बचपन में ये खेल खेला भी हो शायद, मिट्टी का ढेर आप इकट्ठा करते हैं ना, तो वे कोन टाइप का शेप लेता है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो एंगल है ना, जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है तो ये वाला एंगल क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, यानी ग्राफ की हमारी जो स्टीपनेस है, स्टीपनेस इंक्रीज कर रही है। फिर हमने और सैंड कलेक्ट किया, और एक टाइम आया कि ये एंगल बढ़ते बढ़ते इतना हो गया जिसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज।
यानी अब इसके बियॉन्ड अगर आपने और सैंड डालने की कोशिश की तो जो ग्रेन्स के बीच में फ्रिक्शन अवेलेबल है मैक्सिमम वैल्यू जिसकी म्यू दे रखी है, अब ये फ्रिक्शन यहाँ पे स्लाइडिंग रोक नहीं पाएगा और फर्दर सैंड आपकी क्या होने लगेगी, स्लाइड करके किनारे किनारे से गिरना स्टार्ट कर देगी। तो ये मैक्सिमम एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। और अगर इस मैक्सिमम एंगल की मैं कैलकुलेशन करूं तो आप देखो कि ये एंगल थीटा, जैसे हम कहते हैं टैन थीटा, ये किसके बराबर था, म्यू के। और इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम देखें तो जो पाइलअप किया हुआ पोर्शन है उसकी हाइट सपोज h है, तो यहाँ बेस कितना हो जाएगा r। तो हमें बताना था कितना वॉल्यूम मैक्सिमम हम पाइलअप कर सकते हैं, तो वॉल्यूम हमारा कितना आएगा, तो कोन के लिए वॉल्यूम क्या होता है, पाई r 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब हाइट का हमें पता नहीं, लेकिन ये पता है कि मैक्सिमम हाइट तभी तक होगी जब तक ये एंगल पहुंच के बढ़ते बढ़ते एंगल ऑफ रिपोज के बराबर नहीं हो जाता। तो यहाँ से इस राइट एंगल ट्रायंगल से अगर आप टैन थीटा या म्यू की वैल्यू निकालो तो ये किसके बराबर होगी, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में टैन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी दिस इज h/r। तो यहाँ से हमारा हाइट कितना हो जाएगा, पाई इंटू r। इस हाइट को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो दैट इज 1/3 पाई r क्यूब इंटू म्यू। दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम जो कि पाइलअप किया जा सकता है इस टेबल टॉप के ऊपर, जहाँ पे म्यू क्या है, ग्रेन्स के बीच में जो फ्रिक्शन अवेलेबल है उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो इसे हमने कैसे सॉल्व किया, एंगल ऑफ रिपोज वाले कॉन्सेप्ट की मदद से, कि ये एंगल जैसे जैसे हम ढेर बढ़ाते जाएंगे ना तो ये एंगल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी ये जो कोन का इंक्लाइंड सरफेस है ये स्टीप मोर और मोर स्टीप होता चला जाएगा। फिर एक वैल्यू आएगी जिसके बियॉन्ड अब ये एंगल पहुंच चुका है रिपोज एंगल के बराबर। अब अगर फर्दर ग्रेन्स हैं तो वो क्या होने लगेंगे, स्लाइड करना शुरू कर देंगे। और इसी को हम क्या कहते हैं, जो एंगल की मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पे स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। तो उस कॉन्सेप्ट से हमने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट, दिया है ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक ब्लॉक है स्मॉल m मास का जिसको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, जहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट, अगेन ये म्यू, ये वाला म्यू है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में दैट इज स्मॉल म्यू। फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रैग द ब्लॉक ऑन टू द ग्राउंड। इस ब्लॉक को ड्रैग करने के लिए ग्राउंड के ऊपर मिनिमम फोर्स जो रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा, ये हमें बताना है। तो अब एक चीज़ आपके दिमाग में शायद कुछ लोगों ने कैलकुलेशन की भी हो कि सर यहाँ पे तो है ना, अगर हम फोर्स लगाते हैं ड्रैग करने के लिए तो हमें पता है कि यहाँ पे अपोज करने वाला फ्रिक्शन पीछे आएगा और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यानी लिमिटिंग वैल्यू के बराबर अगर फोर्स में लगा दूंगा बाहर से तो फिर ये क्या हो जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है, तो म्यू टाइम्स दी नॉर्मल रिएक्शन जो कि किसके बराबर होगी, mg के। तो आप फटाक से आंसर दे देंगे कि म्यू mg विल बी द आंसर। पर ये आंसर बेटा हो जाएगा गलत। कैसे? इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने फोर्स की डायरेक्शन को लेके कोई बात कही ही नहीं है क्वेश्चन में। या आपने प्री एज्यूम कर ली कि फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही लगेगा। बात समझ में आई? अगर मैं ये बोल देता क्वेश्चन में, क्लियर कर देता कि हाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा इसको स्लाइड करने के लिए, तो उस केस में आप कहते हैं कि भाई म्यू mg के बराबर अगर आप फोर्स दे दिया आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर, तो अब ये ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम फोर्स को मान के चलेंगे कि फोर्स जो है मैंने हॉरिजॉन्टल नहीं लगाया है, मैंने ये फोर्स लगाया है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे। तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट F cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट F sin थीटा। ब्लॉक पे और कौन कौन से फोर्सेस हैं, तो एक mg काम करेगा नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक पे, ग्राउंड जो लगाएगा ऊपर की ओर। अभी मैं केवल फोर्सेस वो दिखा रहा हूं जो ब्लॉक के ऊपर मेरे एक्ट कर रहे हैं, उन्हीं फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है? और स्लाइडिंग टेंडेंसी F cos थीटा की वजह से है राइट में, तो फ्रिक्शन किधर आ जाएगा, पीछे की ओर। और ये कितना होता है, तो म्यू इंटू
n के बराबर। क्लियर है? अब ब्लॉक के ऊपर मैंने सारे फोर्सेस यहाँ पे कह सकते हैं एक तरीके से FBD बना दिया है। FBD में वैसे बॉडी को सेपरेट कर देना होता है, तो इसी में मैंने बना दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशंस लिखेंगे। तो जैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए मैं इक्वेशन लिखूँ तो F cos थीटा विल बी इक्वल टू म्यू इंटू n। वर्टिकल डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लिखूँ तो वर्टिकल में मेरे पास mg है, n है और F sin थीटा है, तीन फोर्सेज हैं और वर्टिकल में भी कोई मोशन नहीं हो रही है, मतलब फोर्सेज बैलेंस्ड है। तो n प्लस F sin थीटा विल बी इक्वल टू mg। यहाँ से n मुझे चाहिए यहाँ पे डालने के लिए इक्वेशन 1 में, तो यहाँ से n मेरा क्या हो जाएगा, mg माइनस F sin थीटा। इस n की वैल्यू इसमें डाल दो तो F cos थीटा विल बी इक्वल टू म्यू इंटू n की जगह हमारे पास क्या है, म्यू mg माइनस म्यू इंटू F sin थीटा। यहाँ से मुझे फोर्स चाहिए तो मैं फोर्स और एक तरफ करूँगा और बाकी सारे टर्म्स एक तरफ। तो F कॉमन ले लिया और इसको भेज दिया मैंने लेफ्ट में, तो cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, दिस इज इक्वल्स टू म्यू mg। यहाँ से अब आप म्यू mg से इसको डिवाइड कर दो तो आपके पास फाइनली जो आ रहा है वो मैं इधर लिख रहा हूँ थोड़ा, F will be equal to म्यू mg अपॉन cos थीटा, या यूँ लिखें म्यू साइन थीटा प्लस cos थीटा। अब मुझे फोर्स क्या पता करना था, मिनिमम फोर्स। यहाँ मुझे बोला गया मिनिमम फोर्स आपको बताना है। तो आप देख रहे हैं कि म्यू तो सरफेस की प्रॉपर्टीज़ हैं, आपस में कांस्टेंट है, mg भी फिक्स है, तो हमारे पास जो बदल सकते हैं वो क्या है, थीटा। यानी यहाँ पे मेरा फोर्स क्या है, फोर्स मेरा जो है वो फंक्शन बन गया है थीटा का। तो अब ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू अगर अपनी मैक्सिमम पे पहुँच जाए तो उस केस में मेरा फोर्स क्या हो जाएगा, मिनिमम। और हमें पता है टिग्नोमेट्री में कि अगर इस टाइप का हमें कोई फंक्शन दिया जाए, यानी a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आती है ना, ये टिग्नोमेट्री की बात है, मैक्सिमम वैल्यू जो इसकी आती है दैट इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर tan थीटा विल बी इक्वल टू a अपॉन b। ठीक है, थीटा अगर इससे डिफाइन हो रहा है तो उस केस में a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है दैट इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस सेम एनालॉजी को अगर मैं यहाँ लगाऊं तो आप देख रहे हैं a की जगह मेरे पास म्यू है और b की जगह कुछ नहीं है, तो आप 1 मान सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं फोर्स की मिनिमम वैल्यू लिखता हूँ F मिनिमम, तो दैट विल बी इक्वल टू म्यू mg, और नीचे को डिनोमिनेटर को मैक्सिमम कर दूंगा तो ये वैल्यू मिनिमम होनी ही थी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इस टाइप के टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही